जय हिंद साथियों, राधे राधे। मैं अनंत भारत स्वागत करता हूं आपके अपने एसएससी मेकर परिवार में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप काफी दिन से डिमांड कर रहे थे, सर जो इस समय मुद्दा चल रहा है उस मुद्दे पर कुछ आप कहे, क्या समझ में आ रहा है? हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये मुद्दा क्या है और आखिर इतना तनाव क्यों है। तो आज हम बात करने चल रहे हैं उस मुद्दे को जिसको आप सब लोग बार बार उस पर डिबेट सुन रहे हो और सबकी अपनी अपनी राय है। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं आज वक्फ बोर्ड के बारे में। बिल्कुल, देखिए इस क्लास को, इस टॉपिक को करते समय हमें यह ध्यान देना है कि हम किसी भी चीज से क्या है, मतलब एक होता है ना कि उससे हम इंस्पायर्ड है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, जो मुद्दा है जिस रूप में है, सरकार क्या सुझाव लाई है, सरकार ने क्या किया है, इन सब चीजों को जैसा जो हुआ है वही हम आपके सामने सरल भाषा में रखने का प्रयास करेंगे। तो पहला हमारा यहां पे प्रश्न उठता है कि जो ये वक्फ बोर्ड बिल जो चल रहा है, जिसे आपने देखा कि संसद के द्वारा पास कर दिया गया, तो प्रश्न ये उठता है कि ये वक्फ है क्या? ये वक्फ है क्या? तो ये वक्फ अगर हम सरल भाषा में कहें तो आप ये कह सकते हो, ये अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है रुकना या ठहरना। इस्लाम में यह दान देने का एक तरीका है। मान लीजिए हमने खूब सारा पैसा कमाया, आप किसी भी धर्म के हो, इसके बाद आपकी मान लीजिए आपके बच्चे हैं या नहीं है, अगर बच्चे हैं तो आपने उनको कुछ बहुत दिया, इसके बाद आपको लगा कि समाज कार्य के लिए, परोपकार के लिए हमें कुछ दान कर देना चाहिए, तो आपने पैसा है, जमीन है, जो भी आपको है वो आपने दान कर दिया। तो यहां पे क्या है कि ऐसी संपत्ति जो सामाजिक कार्य के लिए दान कर दी गई, वो संपत्ति वक्फ संपत्ति कहलाती है। दूसरी बात, ये दोनों हो सकता है, चल और अचल। चल का मतलब रुपए भी हो सकता है, जेवर भी हो सकता है। अचल का मतलब घर हो सकता है, जमीन हो सकता है, प्लाट हो सकता है। और साथ में जब ये दान की जाएगी तो सबसे खास बात यह है कि यह डिसाइड की जाएगी जो दान करता है कि उसकी संपत्ति किस काम आ रही है। मान लीजिए पशुओं की सेवा के लिए आ रही है, कि यह छोटे जो बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनकी मदद के लिए आ रही है, जो बेसहारा औरतें हैं उनकी मदद के लिए आ रही है, जो बेसहारा पुरुष है, ये सब डिसाइड करेगा वह व्यक्ति जो दान करेगा। ठीक है, और सबसे खास बात, आमतौर पे जो वक्फ संपत्ति होती है, जो मतलब स्कूल है या कॉलेज है कुछ है, अगर उससे हमें कुछ पैसा हो रहा है तो वो पैसा कहां खर्च हो इसका भी डिसीजन होता है। तो पहले तो यहां पे ये क्लियर हुआ कि ये वक्फ है क्या। आगे अब बात करते हैं वक्फ का इतिहास। तो मोहम्मद गौरी के पहले की कहानी है। मोहम्मद गौरी यानी कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया था, उसके पहले 570 यानी पैगंबर मोहम्मद साहब के जो जन्म था उसके बाद क्या हुआ कि ऐसा कुछ कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी जब मुल्तान पहुंचा तो उसने जो जामा मस्जिद का निर्माण कराया, तो उसने देखा कि भाई मस्जिद में नमाज होगी, फिर मस्जिद के खर्चे हैं, आखिर वो खर्चे पूरे कैसे होंगे। तो मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि जो वो मस्जिद थी उसके अगल बगल के कुछ गांव थे, उसमें से 2 गांव 3 गांव जो भी हो, उसने क्या कह दिया, जामा मस्जिद जो थे, मस्जिद में एक व्यक्ति को कहा कि भाई देखिए मौलवी साहब जो भी है, आप इस गांव से जो भी पैसा आएगा, जो लोग गांव से दान वान दें, आप क्या करिएगा, मस्जिद में जो व्यक्ति आए उसके मतलब रहने खाने व्यवस्था या शिक्षा में आप लगाइएगा। धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता रहा। फिर क्या हुआ, मुगलों का समय समाप्त हुआ, अंग्रेजों का हुआ। अंग्रेजों के समय में क्या हुआ, यही सिर्फ चला। और धीरे धीरे क्या हुआ कि 1954 में एक वक्फ एक्ट आ गया। एक क्या आ गया, वक्फ एक्ट आ गया। अब जब ये वक्फ एक्ट आ गया तो क्या हुआ, और आगे चलकर चूंकि देश आजाद हो चुका है, तो 1900 यानी कि 1964 में देश में पहली बार क्या हुआ, सेंट्रल वक्फ बोर्ड बना। अब जब ये बोर्ड बना आपका, तो इस बोर्ड के बारे में और है। अब इस समय समस्या क्या है कि अगर हम ये देखें कि सबसे ज्यादा संपत्ति किसके पास है ना, जो कि आपकी जमीन, भाई जमीन ही को तो हम संपत्ति के रूप में देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि सबसे ज्यादा संपत्ति भारतीय रेलवे के पास है। सेकेंड नंबर पे जो आता है वो हमारा डिफेंस आता है, और तीसरे नंबर पे वो वक्फ बोर्ड आता है।
तो एक ये भी लग रहा है कि अरे भाई और किसी धर्म में क्यों नहीं है, या है, एक सोचने वाली बात हो सकती है, ठीक है। पर ये मैटर कितना सही है कितना गलत है उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो हमारे सामने प्रश्न आया सबसे ज्यादा जमीन किसकी है, तो रेलवे की है, यानी भारत सरकार के पास, रेलवे के पास है। दूसरे नंबर पे डिफेंस के पास है और तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड के पास है। अब हम आगे चलते हैं वक्फ के इतिहास से आगे। तो वक्फ बोर्ड काम कैसा करता है ये आपको हमने अभी बताया कि वक्फ बोर्ड क्या करता है, जो भी उसको दान मिलता है उस दान को वो सरिया के नियम के मुताबिक इन्वेस्ट करता है। सरिया जो इस्लाम धर्म से रिलेटेड है उस नियम के अनुसार जो भी जैसे कहा गया है उसको यानी कि वैसे इन्वेस्ट करता है। भारत में अगर वक्फ की अगर शुरुआत करें तो ये कहानी शुरू होती है दिल्ली सल्तनत के दौर से, और अगर उल्लेख माने तो इसका 1913 के आसपास इसका उल्लेख मिलता है। इतना ही नहीं, 1954 में कहानी जो है नेहरू जी के समय एक वक्फ जो है अधिनियम एक्ट पारित किया जाता है। इस अधिनियम के तहत जो 1964 होता है 1964, उसमें क्या होता है, एक वक्फ परिषद की स्थापना कर दी जाती है। फिर आगे बढ़ता है 1995, तो सारा मसला जो है ये 1995 का है। 1995 में ही सारा जो है खेल है। इसमें यह कह दिया गया कि जो ये बोर्ड है, परिषद है, अगर ये परिषद कह दे कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है तो हो जाएगी। अगर परिषद ने कह दिया, वक्फ बोर्ड ने, कि जो तुम्हारा घर है या जो ये ट्रेन गुजर रही है पटरी या ये जो सड़क, ये सारा वक्फ की संपत्ति है तो हो जाएगी। मतलब एक ऐसा अधिकार सामने आया जो कि हमको लगता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। अगर भाई किसी के कहने से थोड़ी हो जाएगा, आप ही बताओ, किसी के कहने से तो होगा नहीं भाई। कुछ कागज होंगे, कुछ दस्तावेज होगा, कुछ कानून नाम की चीज भी होगी। तो यही मामला 1995 का है जो हमारी वर्तमान सरकार है इसमें संशोधन लाना चाहती है। समझ में आया? बात करते हैं आगे। अब क्या हुआ 2013 की कहानी। तो 2013 में क्या है, यूपीए की सरकार है। तो यूपीए की सरकार ने क्या किया कि 1995 के जो वक्फ बोर्ड था उसमें बोर्ड में कुछ चेंज किया और थोड़ी शक्ति और बढ़ा दी, पावर थोड़ी सी घटाने की जगह बढ़ गई। अब जो बढ़ी पावर तो और चीजें बढ़ी। अब नए पुराने बिल के बारे में कहें तो पुराना बिल जो है वो क्या कहता है कि सेक्शन 40 में है कि वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पे दावा कर सकता है। यानी कह रहा है कि अगर हम मान लो पढ़ा रहे हैं इस स्टूडियो में, अचानक वक्फ बोर्ड कहे कि ये स्टूडियो जो है वक्फ का है तो भैया हो जाएगा। ये पुराना बिल है ये मेरा नहीं है, ये उस बिल में लिखा है। नया बिल में क्या है कि भाई अगर उस पर दावा कर रहा है वक्फ बोर्ड तो सिर्फ दावा नहीं, उसके दस्तावेज भी दिखाने होंगे। आप ये बताओ सही की गलत है? भाई दावा करने से आपने कह दिया कि आप, मतलब आपने कह दिया कि अनंत सर तो मेरे हैं, तो भाई कैसे हैं आप, दिखाओ तो अनंत सर के, मतलब हमारा आपका संबंध क्या है कि नहीं? इसी तरीके से वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जा सकता है। और दूसरा क्या हुआ कि भाई इसने कह दिया तो कह दिया, मतलब हम ही सुप्रीम हो। अरे भाई देश में संविधान नाम की भी चीज है। जो नया बिल है उसमें यही कहा गया है कि अगर उसने दावा किया है तो अगर उसके खिलाफ या उसके साथ में उसके विरोध में कोई अगर है तो सबूत दे। मान लीजिए जो मुस्लिम कई सारी जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, XYZ, जो मुस्लिम कम्युनिटीज है वो रह रही हैं अपने परिवार के साथ, अचानक वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये संपत्ति आज से वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। तो अब ये बताइए जो वो समुदाय है वो कहां जाएगा? ये तो हमने उसी समुदाय की बात की। सेम यही सिचुएशन जो है आपका किसी अन्य धर्म के साथ वो कर सकते हैं। तो आप यहां सोचिए कितना उचित है। भाई हमने कह दिया कि ये आज से पूरा जमीन वक्फ बोर्ड की है, ऐसा कहने पे होना चाहिए? आप जरा सोचो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो लिखा हुआ है वही मैं आपको बता रहा हूं सरल भाषा में। अब क्या है, तो इसी को क्या है, जब तक किसी ने प्रॉपर्टी वक्फ को दान ना की हो, वक्फ उस पे अपनी संपत्ति को यह नहीं कहेगा कि यह मेरी है। भाई आपको दान की नहीं गई, आप ये कह दो कि नहीं मेरी है, तो ऐसे कैसे? भाई दान की जाएगी तो बकायदा रसीद होता है, कुछ मतलब होगा कि नहीं होगा। दूसरा,
पहले के जो वक्फ बोर्ड में था तो महिलाओं को और अन्य धर्म के लोगों को कोई अधिकार नहीं दिया गया था। नया बिल में क्या है कि भाई महिलाओं को भी अधिकार दिया गया है और अन्य धर्म के लोगों को भी, अन्य को भी समाहित किया जाए। तो हो सकता है विवाद की जड़ यहीं पर है। अब आप कहोगे सर ये तो मामला मुस्लिम का है तो अन्य धर्म के क्यों? तो मामला मुस्लिम का है, हमें यह समझना होगा कि वक्फ बोर्ड अगर किसी संपत्ति को कह दे मेरी है तो मेरी है, तो भाई वक्फ बोर्ड किसी भी धर्म के संपत्ति को कह सकता है, चाहे वो ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे पारसी हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो। तो जब वो किसी भी कह सकता है तो किसी का मतलब सभी धर्म। तो आप ये सोचिए कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसी को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में जम के हंगामा हुआ। कई जो दल हैं, कुछ दलों ने अपने लिए सोचा कि भाई ऐसा है कि हमारी सरकार गिर जाएगी, इस संदर्भ में इसके पीछे हटे और कुछ आगे आए, कुछ ने सपोर्ट किया। कुल मिला के यह बिल क्या हो गया, पास हो गया। कुल मिला के पास हो गया। 8 अगस्त 9 अगस्त इस तरीके से यह बिल धीरे धीरे घिसता और घिसते घिसते 1 अप्रैल को जो केंद्रीय किरण मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने कहा कि भैया हम जो है वक्फ बोर्ड लेके आ रहे हैं, आप लोग तैयार हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है। इसके पहले इसके लिए एक जगदंबिका पाल के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी, उनकी कुछ सिफारिशें भी मानी गई। अंत में क्या हुआ कि 2 अप्रैल को लोकसभा से पास हो गया यह बिल, 2 अप्रैल को लोकसभा से और 3 अप्रैल को राज्यसभा से क्या हो गया, पास हो गया। तो अब यह बिल पास होने के बाद से हमारी प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास गया हस्ताक्षर के लिए। तो राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया और यह बन गया एक्ट, यानी कि कानून। अब प्रश्न यह उठता है कि अब क्या इसमें कुछ गुंजाइश है, क्योंकि ये तो कानून बन गया है। तो गुंजाइश है। आप ध्यान दीजिए, संसद से अगर कोई कानून पास हो जाए, इसके पहले जैसे कृषि कानून पास हुआ, राष्ट्रपति के सिग्नेचर थे, परंतु उन कानूनों को रद्द किया गया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट यह देखेगा कि कोई कानून जो पास किया गया है लोकसभा में या राज्यसभा में, उसने उन सभी नियमों को फॉलो किया है कि नहीं किया है। अगर नियमों को फॉलो किया है तो रद्द नहीं किया जाएगा, और अगर किया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां पर यानी कि किसी भी व्यक्ति के पास अंतिम अगर हम बात करें तो अपील वो दायर कर सकता है संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत, यानी आर्टिकल 32 के तहत आपके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला हुआ है। तो इसलिए आप में से अगर लगता है कुछ समुदाय, कुछ समितियों क्योंकि ये गलत है, तो वो दायर कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट इस पे सुनवाई करेगा। फिर लास्ट में क्या डिसीजन आता है, जब वो डिसीजन आएगा तो फिर हम आपके सामने आएंगे। तो ये सरल भाषा में हमने आपको चीजें बताई कि वक्फ बोर्ड क्या है, कैसे ये चर्चा में आया, किस तरीके से काम करता है और वर्तमान में आखिर सरकार ने इसमें संशोधन क्यों किया है। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ आगे यह भी बताएं कौन से टॉपिक पे और आप वीडियो चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। यहां पे अगर हम बात करें तो ग्रुप डी का सिलेक्शन बैच हमारा स्टार्ट है, श्योर सिलेक्शन बैच मात्र 350 रुपए में। और इतना ही नहीं, तेजस बैच जो है CBT 1 के लिए यह भी आपका यानी कि है मात्र 499। और अगर आप ज्यादा अच्छे से जानना चाहते हो कोई भी कंटेंट्स वगैरह को, तो हर टॉपिक को हम एक सरल भाषा में बताते हैं, रोज सुबह 6 बजे, रोज शाम 6 बजे। तो इसी तरह जुड़े रहिए SSC मेकर अनंत भारत के साथ। मिलते हैं फिर किसी विषय के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।